Hello everyone in the answer Kari. Today we will study about the rest of the cycles in the gaseous category which we were talking. तो हमने कल बात की थी कि जो गैसियस साइकिल्स होती हैं वो एग्जांपल होती है परफेक्ट साइकिल का। और इसी के अंदर हमने बात की थी नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। और आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं मीथेन साइकिल के बारे में। तो अगर हम मीथेन के बारे में बात करें तो हाइड्रोकार्बन होता है, नेचुरल गैस जो होती है उसमें प्राइमरी कंपोनेंट मीथेन होती है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस भी है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए एनवायरनमेंट के अंदर रहती है मीथेन। और जब हम बात करते हैं पोल्यूशन की, क्लाइमेट चेंज की, तो कहीं ना कहीं जो मीथेन है उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हम देखते हैं। अगर हम बात करें मीथेन, तो इसका टेक्सचर कैसा होता है? कलरलेस होती है, ओडोरलेस होती है और हाईली फ्लेमेबल होती है। मीथेन साइकिल की अगर बात करें तो शुरुआत कहाँ से होती है? सॉइल से। सॉइल से मीथेन आपको मिलती है। कैसे मिलती है? वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको माइक्रोब्स बोला जाता है, वो उसको प्रोसेसिंग करने में अपना रोल प्ले करते हैं वहां पर। यानी सॉइल के अंदर माइक्रोब जो होते हैं वो प्रोसेसिंग करते हैं जिससे मीथेन बनती है और वहां से साइकिल शुरू होती है। सॉइल में जब मीथेन बन चुकी है तो वो कंज्यूम की जाती है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जिनका नाम होता है मिथैनोट्रॉप्स और मिथैनोजेंस। इस मीथेन को कंज्यूम करते हैं जब वो मिथैनोट्रॉप्स को कंज्यूम करते हैं। यानी ये थ्री लेयर प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले सॉइल के अंदर मीथेन बनी। दूसरा, मीथेन जिन माइक्रोब्स ने बनाई उनको कंज्यूम किया मिथैनोट्रॉप्स ने, और मिथैनोट्रॉप्स को फिर कंज्यूम किया मिथैनोजेंस। मिथैनोट्रॉप्स की अगर बात करें तो ड्रायर कंडीशंस के अंदर रहते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं मीथेन, तो मीथेन का सबसे जो एबेंडेंस जोन है वो तो वेट एरिया है। तो वेट एरिया के ऊपर ही जो एक सब सरफेस लेयर होती है जहां पर थोड़ी सी ड्रायर कंडीशन आपको देखने को मिलती है, वहां पर आपको मिथैनोट्रॉप्स नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं जो कि कंज्यूम करते हैं। और पूरी साइकिल के अंदर तीसरे नंबर पर इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसमें ये माइक्रोब से लेकर मिथैनोट्रॉप्स और मिथैनोजेंस। अगर हम बात करें तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है मिथैनोट्रॉपिक, जिसके अंदर मीथेन का माइक्रोबियल ऑक्साइडेशन होता है। एक बार माइक्रोब्स को मिथैनोट्रॉप्स ने कंज्यूम किया, फिर मिथैनोजेंस ने कंज्यूम किया। पूरा प्रोसेस होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, इसलिए उसको बोला जाता है एरोबिक ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें तो ओवर द ईयर्स इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, ज्यादा लेवल पर हम देखते हैं मिथेन ऑक्सीडाइजेशन होता है जो कि सल्फर रिडक्शन का भी काम करता है। अगर मिथैनोजेनेसिस की बात करें तो मिथैनोट्रॉप एरोबिक में काम करेगा और मिथैनोजेनेसिस नॉन ऑक्सीजन यानी अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, जिससे मीथेन जनरेट होती है और मेटाबॉलिज्म। अगर हम बात करें सोर्सेज की मीथेन के, तो बायोलॉजिकल सोर्सेज भी है, नेचुरल भी है, एंथ्रोपोजेनिक भी है। अगर नेचुरली की बात करें तो जब डिकम्पोजिशन होता है बायोलॉजिकल मैटर जिनमें लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वहां से वेटलैंड्स जिसके अंदर आपकी रिवर्स भी है, आपके पोन्स भी हैं, आपके लेक्स भी हैं, आपके ट्यूबवेल्स भी हैं, आपके एक्वेटिक फार्म्स भी हैं, और पीटलैंड, मार्शेस, स्वैम्प, बोट, ये सारे ही एग्जाम्पल है वेटलैंड का। इवन मैंग्रोव साइट्स भी वेटलैंड का एग्जाम्पल है। ओशियंस, डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ टर्माइट। अब अगर बात करें टर्माइट्स क्या होते हैं, तो टर्माइट्स की अगर हम बात करें तो छोटे छोटे इंसेक्ट, मतलब अगर हम बोले साइंटिफिक भाषा में तो डेट्रीफेगस इंसेक्ट इनको बोला जाता है। आपने देखा होगा अलग अलग तरीके के जो इंसेक्ट होते हैं जो कि ट्री स्पीशीज के अंदर आपको देखने मिलते हैं, व्हाइट रंग का कलर इनका होता है, उनको टर्माइट्स बोला जाता है। आप इसके अंदर अगर प्रैक्टिकल, टर्माइट्स हिंदी में दीमक जो होता है उसको बोलते हैं। हाँ डीमक, डीमक आप प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका ले सकते हैं टर्माइट्स। तो वहां से भी हमें जो है हम देखते हैं कि जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है टर्माइट्स का उससे भी मीथेन प्रोडक्शन होता है। वेटलैंड की अगर बात करें तो मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट जो होता है डिकम्पोजिशन में, जो ऑर्गेनिक मैटर का निकला लो ऑक्सीजन हाइपोक्सिक जोन के अंदर, वहां से प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होती है, और यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होती है। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल ही शायद आई थिंक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें आर्किया बैक्टीरिया। वेटलैंड्स हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं हाइपोक्सिक जोन में मिथैनोजेंस को, जो कि मिथैनोट्रॉप्स को कंज्यूम करते हैं और मीथेन का ऑक्सीडेशन होता है। 80% एमिशन नेचुरल सोर्सेज से मीथेन का होता है, जिसमें वेटलैंड सबसे ज्यादा है अगर हम नंबर की बात करें।
टर्माइट्स की अगर बात करें तो ये अनएरोबिक यानी ऑक्सीजन जहाँ पे लिमिट होता है वहां पर ये मीथेन जनरेट करते हैं बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। ओशियंस की अगर बात करें तो ओशियंस के अंदर से मीथेन आपको मिलता है नहीं मिलता है, दिस इज करंटली और इथेट हुआ नॉन इस्टेब्लिश फैक्ट, लेकिन ऐसा बोला जाता है दो सोर्स वहां पर है। अनएरोबिक जिसमें आपका जूप्लैंक्टन है, जिसमें आपकी अलग अलग क्रिटेशंस आ गए, क्रैब से लेकर स्पाइड अलग अलग फिश आ गई। और मिथेन आपका सेडिमेंट यानी ड्रेनेज एरिया, कोस्टल रीजन हो गए, आपके रिवर्स हो गए, एस्चुरीज हो गई, वेटलैंड्स हो गए, वहां पर आपको मिलता है। ह्यूमन सोर्स की अगर बात करें तो 65% ऐसा माना जाता है बाय वेरियस कमीशन, जिसमें आईपीसीसी भी है, यूनेप भी है, उनके द्वारा ऐसा बताया जाता है कि जो मिथेन एमिशन है उसमें सबसे ज्यादा जो शेयर है वो ह्यूमंस का है, अराउंड 65%, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, जिसमें कंस्ट्रक्शन भी है, सो एंड सो फोर्थ। और अगर हम बात करें ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर कैटेगराइजेशन, तो एग्रीकल्चर 40%, एग्रीकल्चर के अंदर भी अगर आप जाएं तो सबसे ज्यादा राइस कल्टीवेशन, फिर आएगा आपका शुगर कल्टीवेशन, और सबसे कम अगर कहीं पर होता है तो वो आपका मिलेट कल्टीवेशन के अंदर होता है एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं। और एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड आपका एलाइड इंडस्ट्री है, जिसमें कैटल है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मिथेन, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, वहां से होता है। फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें अलग अलग तरीके के सूट निकलते हैं, ब्लैक सूट, ब्राउन सूट, वेस्ट, जिसमें सॉलिड वेस्ट भी है, ई वेस्ट भी है, और आपका म्यूनिसिपल वेस्ट भी है, दैट इज 20%। तो एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल्स एंड वेस्ट। यूनेप के हिसाब से जो ह्यूमन इंड्यूस करते हैं मिथेन, दैट इज दैट शुड बी रिड्यूस बाय 45%, जो कि टारगेट है 2030 का, दिस कैन कम इन द प्रीलिम्स एग्जाम आल्सो। और सीवेज डिस्पोजल के ऊपर भी अगर हम काम करें तो वेस्ट से जो 20% मिथेन जनरेट होता है वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। बायोमास बर्निंग, बायोमास यानी जो नेचुरल वेजिटेशन को जलाया जाता है, फार्म्स को जलाया जाता है, बायोमास बर्निंग में के अंदर ही आप स्टबल बर्निंग को भी डाल सकते हैं, जिसमें लिविंग और डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उनको जब बर्निंग होती है तो मिथेन एमिट होता है। सबसे ज्यादा अगर कहाँ से होता है, ह्यूमन सोर्स, उसके बाद नेचुरल सोर्स। अगर नेचुरल सोर्स में बात करें तो वेटलैंड इज ऑन द टॉप प्रायोरिटी, देन टर्माइट्स, ओशियंस एंड मिथेन हाइड्रेट्स। मिथेन हाइड्राइड्स भी आपको जो है एक्वेटिक एरियाज के अंदर मिलते हैं। ह्यूमन सोर्स के अंदर एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल एंड वेस्ट। सो दिस इज अ कैटेगराइजेशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द मिथेन इज कंसर्न, क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। कैल्थेरेट डिपॉजिट्स, कैल्थेरेट डिपॉजिट्स आपको हम बोल सकते हैं, अगर एक वर्ड में बोला हो, कोल्ड डिपॉजिट्स होते हैं, ग्लेशियर ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं जो सिंक कर गए होते हैं, जहां पर मिथेन, वेयर मिथेन वाज आइसोलेटेड, या मिथेन नहीं, या फिर बहुत स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। तो प्लेनेट वार्म जैसे हुआ, आदियों ने सिंक, मतलब कुछ जो क्लैथरेट डिपॉजिट थे आपके सिंक किए, कोल्ड का सेडिमेंटेशन हुआ, फिर दोबारा से जब गर्मी बढ़ी तो मेल्टिंग हुई, और इस तरीके से मिथेन जो है दोबारा से राइज होकर सरफेस पर आई। तो कैल्थेरेट डिपॉजिट यानी ग्लेशियल डिपॉजिट जो वंस अपॉन अ टाइम गॉट सिंक बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज ऑफ द, हम बोल सकते हैं कि एंडोथर्मल प्रेशर, व्हेन दे कम आउट ऑन द सरफेस, सो दैट इज कैल्थेरेट डिपॉजिट्स, उनसे भी मीथेन एमिट होती है। Now, if we talk about the institutions and the initiatives regarding the methane emission, so we have Indian Greenhouse Gas Program, वॉलेंटरी है, इंडस्ट्री लेड है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। कंपनीज आपस में आएंगी, मिलकर काम करेंगी, मैनेज करेंगी, मेजर करेंगी ग्रीन हाउस एमिशन को, जिसके अंदर मीथेन प्रायोरिटी बेसिस पर लिया जाएगा। अगर बात करें ग्लोबल लेवल पर, तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट वो इसको मॉनिटर करता है, मेथोडोलॉजी और टूल्स इसके बताता है। हरित धारा, हरित धारा का मतलब है आपके जो एनिमल्स हैं, जिसमें आपके पेट भी आ गए हैं और जिसमें आपका कमर्शियलाइज एनिमल्स भी आ गए हैं, उनका जो फोडर है, उस फोडर के अंदर आपको मिथेन का जो क्वांटिटी है उसको घटाना है, ताकि मिथेन एमिशन ज्यादा ना हो। जो कैटल और बाकी पोल्ट्री इंडस्ट्री भी है, कैटल इंडस्ट्री भी है, एग्रो एलाइड इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, बायो वेस्ट, उसमें मिथेन की इतनी क्वांटिटी ना मिले, तो कहीं ना कहीं उस फोडर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एंटी मिथेनोजेनिक आप फीड प्रोवाइड करेंगे कैटल्स को, या फिर जो अलग अलग आपके और एनिमल्स हैं। इफेक्टिव माना गया है, क्यों? क्योंकि 20% तक कम मिथेन एमिशन होता है जब आप लाइफ स्टॉक को ऐसे फीड करते हैं। तीसरा है मिथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, यूनेप का है। यूनेप की एक ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है मार्स, COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट, वहां पर इसको लॉन्च किया गया। पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मिथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी। क्या करेगा? ग्लोबल मिथेन प्लेज जो ली गई बाय कॉप इन COP27,
इसको मॉनिटर करेगा, इसके ऊपर ग्लोबल एफर्ट जो है उनको रजिस्टर करेगा, और मीथेन के जितने भी लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ एमिशन है उनको कहीं ना कहीं रेगुलेट और कंट्रोल करेगा। तो ये ऑब्जर्वेटरी का काम। अगर ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव की बात करें, 2004 के अंदर आया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक एग्जाम्पल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, रिकवरी की बात करता है। 3 सेक्टर है, पहला बायोगैस, एग्रीकल्चर से निकलेगा, म्यूनिसिपल वेस्ट, वेस्ट वाटर, दूसरा है कोल माइंस, और तीसरा है ऑयल एंड गैस सेक्टर। अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस, तो आज ही हम न्यूज़पेपर में बात कर रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल, नेचुरल एंड गैस, इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे सेल है, गेल है, भेल है, ओएनजीसी है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है, तो वो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। कोल के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कोल हमारे यहाँ पर है, और बायोगैस के अंदर आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर डील्स दिस, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, आप क्रॉस चेक करना। अगर बात करें तो क्या क्या किया जाएगा, ग्रीन हाउस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच अपनाई जाएंगी। क्या फायदा होगा, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एयर क्वालिटी, वर्कर सेफ्टी। अगर बात करें कितनी कंट्रीज हैं, 46 कंट्री हैं इनिशिएटिव में। क्या इंडिया पार्ट है, तो आई थिंक इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। करुणा प्लीज क्रॉस चेक करके एक बार बता देना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ सकते हैं, प्राइवेट पार्टीज भी होंगी, एनजीओज भी होंगे, तो कहीं ना कहीं इंटर गवर्नमेंटल नहीं है, मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप इनिशिएटिव है ये ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव 2004। ग्लोबल मीथेन प्लेज की अगर बात करें तो COP26 आई थिंक ग्लासगो की बात हो रही है यूके के अंदर, वहां पर ली गई, और यूएस और ईयू के द्वारा स्पॉन्सर की गई। 45% रिड्यूस करने की बात है। कंट्रीज जो है उनको अमिट उनको रिड्यूस करना है अराउंड 30% बाय 2020 लेवल 2030 तक। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज के अंदर हम देख सकते हैं कि परसेंटेज वो कम है, और जीएमआई के अंदर परसेंटेज ज्यादा, दैट इज 75%, एंड द मीथेन प्लेज वी हैव ओनली 45%। Now we have some questions. Among the following crops, which one of the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? तो wheat नहीं हो सकती है, sugar नहीं हो सकती है, rice and cotton. तो rice is the answer. मानसी, Rice. It should be rice. question number 2. Climate action tracker, which monitors the emission reduction pledges of different countries, is a database, wing of IPCC, committee under UNFCCC, agency promoted and financed by UNEP and World Bank. Climate action Database created by coalition of research organizations. Tracker है तो it should be a database. मतलब are you sure on this? नहीं, I'm not sure. Check करना पड़ेगा क्या exact answer है. एक बार मैं verify कर देती हूँ. Climate action tracker is produced by 2 organizations. Number 1 is Climate Analytics and New Climate Institution. So yes, the first is the answer. Database है, coalition of research organization, 32 countries हैं, 80% global emission को reduce करने की बात करता है, और हाँ, तो first is the answer, database, climate action tracker. So for today we have this much. Thank you so much and keep watching.